चैप्टर नंबर 6 से करते हैं शुरू। इसमें 2 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट तो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम का, ठीक है। तो देखो इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन करता है, तो पहला तो कीवर्ड हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल करने की। अब नेशनल इनकम हम क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली कुछ यूज़फुलनेस है। जैसे बिजनेसेस को हेल्प हो जाती है उनके प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, इसका वो आइडिया लगा सकते हैं, है ना। किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बनानी है सरकार को, ये पता लग जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब एनालिसिस करने में मदद करता है ये सरकार को। इनकम की इनइक्वालिटी अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सरकार को। और इंटरनेशनल कंपैरिजंस अगर हमें करने हैं तो उसमें भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब इस यूनिट में मेन तो नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जैसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे पहली टर्मिनोलॉजीज़ तो है GDP या GVA, कुछ भी कह सकते हो। तो GDP का टर्म का मीनिंग आपको सिंपल पता होना चाहिए। G का मतलब हो गया ग्रॉस, है ना। DP का मतलब हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब ये है कि आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना। और डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी, यानी कि जो भी प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं वो कौन सी टेरिटरी पर प्रोड्यूस हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी पर प्रोड्यूस हुई। तो GDP का सिंपल मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनकी बेसिकली वैल्यू क्या है, जो भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यू क्या है, तो वो GDP होता है। उसी को GVA भी कह सकते हैं हम। अब GDP 2 तरह का हो सकता है, एक हो गया रियल, एक हो गया नॉमिनल। तो ये पता होना चाहिए, तो पता ही होगा, वैसे 12th का भी याद होगा आपको। नॉमिनल मतलब जिसमें हम करंट प्राइसेस ले रहे हैं, और रियल GDP में हम बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। तो नॉमिनल GDP जो होता है वो थोड़ा कम अच्छा मानते हैं क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट हो जाता है। रियल GDP जो होता है वो सिर्फ क्वांटिटी से ही अफेक्ट होता है, तो वो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन डिनोट करता है। बाकी GDP डिफ्लेटर एक फॉर्मूला याद रखना है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। और इन्फ्लेशन रेट, इसका फॉर्मूला याद रखना है, GDP डिफ्लेटर माइनस GDP डिफ्लेटर पुराना वाला डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर पुराना वाला इनटू 100। फिर उसके बाद GDP MP क्या है वो कैसे निकाल सकते हैं, वो सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड मेथड की अगर बात करें तो। GDP FC क्या है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें GDP MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, है ना, कन्वर्ट करके आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स हैं बेसिकली कि कैसे हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर GNP MP नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो फिर आप NFIA का यूज़ कर लोगे। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें कितना फैक्टर इनकम हमारे पास आया और कितना फैक्टर इनकम हमने दिया उसका डिफरेंस। तो ये भी कन्वर्जन है, आई होप याद होगा आपको। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI, है ना, सेम फार्मूला है 12th वाला। इसी तरह NDP MP, इसमें आप डेप्रिसिएशन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। NDP FC जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। तो ये बस पता होना चाहिए कि NDP FC को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन इनकम मेथड पढ़ा था, वो फॉर्मूला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये फॉर्मूला सिंपल हो गया। NNP MP इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये पहले सारी टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, और एक लास्ट हो गई नेशनल इनकम NNP FC। तो NNP FC को भी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरह से जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें NFIA जोड़ सकते हैं। अब इसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो 12th में नहीं थी, जैसे पर्सनल इनकम किसे बोलते हैं, है ना।
तो पर्सनल इनकम बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि जो मान लो इंडिविजुअल्स हैं या जिनको बोलते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर्स, या फिर ऐसे सेक्टर्स जो एनपीओ को भी मतलब सर्व कर रहे हैं, हाँ, तो उनको बेसिकली उनकी इनकम को पर्सनल इनकम बोल देते हैं। फिर रिलेटेड होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी उन्हीं लोगों की इनकम है, लेकिन ये वो वाली इनकम है जो आप खर्च कर सकते हो। यानी कि आपकी पर्सनल इनकम में से अगर हम टैक्सेस हटा दें या कुछ फीस एंड फाइन्स जो लगे आपके वो हटा दें, तो ये आपकी इनकम हो गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब होता है आप कितनी इनकम खर्च कर सकते हो। अच्छा, पर कैपिटा इनकम ये सिंपल है, जीडीपी को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आ गई। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नया, वो होता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी इनकम निकालते हैं, और इसमें अभी दिखाऊंगा अभी आगे फॉर्मूला। इसमें हम फैक्टर इनकम तो लेते ही लेते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर की है, साथ ही साथ इसमें हमारी जो भी एनएफआईए है या जो भी हमारी ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं चाहे गवर्नमेंट से या विदेशों से, वो सब भी ऐड कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम को हम प्राइवेट इनकम बोल देते हैं। फिर दो तरह की छोटी छोटी इनकम्स हैं, एक है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जितना भी हमारी ट्रांसफ़र इनकम फॉरेन से आ रही है उसको ऐड करना है जीएनपी एमपी में। तो जीएनपी एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, और इसको आप कन्वर्ट करके नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी सर्कुलर फ्लो वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, 2 सेक्टर हो, 3 सेक्टर हो या 4 सेक्टर हो। तो 2 सेक्टर में तो खाली हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं, तो ये तो आपका सेम क्लास 12th की तरह हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो हाउस होल्ड्स पहले फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फर्म उनको फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, फिर वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो बदले में उनको पैसा दे देते हैं। तो ये तो सर्कुलर फ्लो आपका सेम हो गया। बाकी 3 तरह से मेथड्स होते हैं, तो वो तो खैर अभी हम आगे देख ही लेंगे, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से आंसर सेम आ जाता है। अब वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला ये आपने क्लास 12th में पढ़ ही रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ले लो। उसके बाद इनकम मेथड, इसमें आप एनडीपीएफसी निकालते हो जिसके लिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम जोड़ देते हो, एनएफआईए और जोड़ दोगे तो सीधा फिर नेशनल इनकम आ जाएगी, है ना। तो ये भी 12th का सेम हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको 4 खर्चे जोड़ने हैं, कौन कौन से? हाँ, नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ, तो क्लास 12th में तो आप ऐसे लिख देते थे। अब हम पीएफसीई और जीएफसीई जिसको 12th में लिखते थे उसको मतलब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही बोल देते हैं, क्योंकि दोनों हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही, तो इसको सिंबल दे दिया सी। बाकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, तो इन तीनों को जोड़कर आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। मतलब सेम फॉर्मूला है क्लास 12th की तरह। बाकी रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मतलब कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कई बार फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का हम डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, कई बार ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं उनका नहीं पता लगता। तो इस तरह से मतलब ये जस्ट आप रीड कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी को हम कंट्री का वेलफेयर इंडेक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जीडीपी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में वेलफेयर भी हो रहा हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो जीडीपी है, अब उसमें आपकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं पता चलेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर ख़राब है जीडीपी का तो वो तो इसमें नहीं पता चलेगा, इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी भी चल रही हैं वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होंगी, आपकी एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ लेवल्स क्या हैं, वो तो जीडीपी में नहीं आ रहा होगा, है ना। आप कितना मतलब लेजर टाइम आप अपना छोड़ रहे हो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में, उससे जितना आपको मतलब डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है वो तो जीडीपी में नहीं आ रहा होगा।
तो बेसिकली जितना पॉल्यूशन या क्राइम फैल रहा है वो तो जीडीपी में नहीं आ रहा होगा। तो जीडीपी आपको सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करके दे सकता, तो इसीलिए हम जीडीपी को नहीं कह सकते कि जीडीपी जो है बेसिकली वो वेलफेयर का ट्रू फैक्टर है ना। तो अब इसमें देखो मेन चीज़ आप किस पे फोकस करना, 5 चीज़ों पर। क्या क्या 5 चीज़ें? एक तो नेशनल इनकम, ठीक है, उसके तो तीनों मेथड के फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। बाकी 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्राइवेट इनकम, उसको कैसे निकालना है, एक पर्सनल इनकम, उसको कैसे निकालना है, और एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसको कैसे निकालना है। बाकी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेट नेशनल या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो ईजी है। अब एक फ्लो चार्ट जस्ट फॉर द रेफरेंस बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे, जो हमने नोट्स में भी लिख रखा था कि आप सबसे पहले प्राइवेट इनकम पे फोकस कर लो। प्राइवेट इनकम क्या होती है बेसिकली? देखो एनडीपीएफसी तो अपने को पता ही है क्या है। तो जो भी हमारा एनडीपीएफसी है उसमें से हम गवर्नमेंट वाला माइनस कर देते हैं, है ना। मतलब एनडीपीएफसी टू एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, वो माइनस कर दोगे तो आपके पास एनडीपीएफसी क्या बचा, जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का होगा। अब इसमें आपको 4 चीज़ें जोड़नी है। तो सबसे पहले तो एनएफआईए जोड़ दो। अब जो अगली 3 चीज़ें होती हैं वो तीनों हमारी ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं। वो तीनों हमारी कौन सी इनकम होती हैं? ट्रांसफ़र इनकम, जो वैसे हम नेशनल इनकम में तो नहीं लेते। एक को बोल देते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट, ठीक है, एक को बोल देते हैं नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, और एक को बोल देते हैं नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम आरओडब्ल्यू। नहीं, सब्सिडी मत सोचो, करंट ट्रांसफ़र मतलब कुछ और ही समझ लो कि गिफ्ट शिफ्ट्स मिल गए, रेमिटांस मिल गए, ऐसा काइंड ऑफ। तो ये हो गई प्राइवेट इनकम। फिर उसके बाद प्राइवेट इनकम में से बस 2 चीज़ें माइनस कर दो। क्या? कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। तो ये क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। बस खत्म। तो प्राइवेट इनकम में से 2 चीज़ें माइनस कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया पर्सनल इनकम। और अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस कर दो, पर्सनल वाले जो आपने पे करे, और कोई फीस फाइन वगैरह लग गया वो माइनस कर दो बस। तो ये होता है ना। तो नोट्स में से भी याद करके बस ये फॉर्मूले पे फोकस कर लेना। तो कुल मिलाकर मतलब ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब इसी का कंटिन्यूएशन में चलते हैं यूनिट 2 पर, जिसमें हमको कीन्स की थ्योरी पढ़नी है। अब वो 2 सेक्टर भी है जो आप 12th में पढ़ते थे, लेकिन 3 सेक्टर भी है और 4 सेक्टर भी है। तो पहले तो 2 सेक्टर देख लो जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो सर्कुलर फ्लो तो वही सेम हो गया 2 सेक्टर इकोनॉमी का। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्या था वो देखो पहले, लेकिन पहले चलो एग्रीगेट डिमांड देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या था, याद है? C प्लस आई। C मतलब कंजम्पशन और I मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना। अब C का फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन क्या होता है? A प्लस बी वाई। A का मतलब हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी होती है? जो इनकम के लेवल पर, 0 लेवल पर इनकम पर आप कंज्यूम करते हो। B का मतलब होता है MPC यानी कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, और Y का मतलब होता है इनकम। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला बन गया A प्लस बी वाई। A मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको आप 12th में C बार कहते थे, B मतलब MPC और Y मतलब इनकम। अब इसका डायग्राम भी दे रखा है, वो तो सिंपल है C का, है ना। तो डायग्राम तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें देखें तो MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। हाँ, तो ये होता है कंजम्पशन कर्व का स्लोप, राइट। उसके बाद APC क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। इसमें हम चेंज नहीं देखते। अच्छा, फिर इसी तरह हम सेविंग फंक्शन की अगर बात करें कि सेविंग्स क्या होती हैं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, Y माइनस C। और सेविंग का भी अगर आप चेंज देखते हो तो उसको MPS बोल देते हैं। ये सेविंग्स कर्व का स्लोप होता है, ये भी 12th वाली सेम बात। फिर APS होता है, APS का फॉर्मूला S अपॉन Y, ये भी सेम फॉर्मूला।
फिर 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखो AD इज इक्वल टू AS, AD के कंपोनेंट C प्लस आई, AS के कंपोनेंट C प्लस एस, C से C कट गया तो I इज इक्वल टू S। तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो इक्विलिब्रियम पर AD और AS बराबर होंगे और I इज इक्वल टू S बराबर होंगे। है ना? तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में तो AD इज इक्वल टू AS हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमें पता चल गया। बाकी अगर AD ज़्यादा है AS से तो एक्सेस डिमांड, राइट। तो फिर हम प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे कि भाई तुम अपना प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा क्या करो, बढ़ा दो। और अगर AD कम है AS से तो फिर हम प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे कि अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दो अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो है डेफिशिएंट डिमांड। फिर एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड के केस में इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है और डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है। तो डेफिशिएंट डिमांड मतलब ये कि डिमांड जो है वो कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, और एक्सेस डिमांड का मतलब ये कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट था, ये भी सेम 12th की तरह है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। और या फिर दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, कुछ वैल्यू दे देगा MPC या MPS की और कह देगा कि मल्टीप्लायर निकाल। तो ये तो सिंपल हो गया। बाकी इसके अलावा मल्टीप्लायर जो है वो लीकेजेस से अफेक्ट होता है। लीकेजेस का मतलब हो गया एक तरह से सेविंग। तो जितनी ज़्यादा लीकेज होगी उतना ही मल्टीप्लायर कम होगा एंड वाइस वर्सा, मतलब इनवर्स रिलेशन है, राइट, है ना। और लीकेजेस किसी भी रीज़न से हो सकती हैं। टैक्स लगना एक लीकेज है, लोग सेविंग कर रहे हैं ज़्यादा, ये लीकेज है ना। या फिर हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, वो एक लीकेज है। तो किसी भी रीज़न से लीकेज हो सकता है। अब यहाँ से आपको मेन फर्रे बनाने शुरू करने, उससे पहले तो 12th तक का। तो 3 सेक्टर जो इकनॉमी होती है जिसमें हाउस होल्ड के साथ और फर्म्स के साथ कौन ऐड हो गया? गवर्नमेंट भी ऐड हो गया। तो इसमें 3 सेक्टर इकनॉमी के अंदर जब गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है तो थोड़े से मतलब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सरकार टैक्सेस भी लेती है, सब्सिडी भी देती है। सरकार हाउस होल्ड से भी टैक्सेस लेती है, उनको कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है। सरकार भी खर्चा करती है, सरकार भी बोरो करती है। तो मतलब एक गवर्नमेंट का एंगल इसमें ऐड हो जाता है। तो खैर हमें डायग्राम से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो फॉर्मूले का फर्रा बनाना है। तो इक्विलिब्रियम पर हमको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? हाँ, मतलब y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। ये तो हो गई मेन इक्वेशन, है ना, वैसी वाली। अब इसमें C का फॉर्मूला तो वही है, A प्लस बी वाई। बी वाई का यहाँ पर मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम वाई डी भी डिनोट कर सकते हैं। और वाई डी का मतलब है वाई माइनस टी, टी मतलब टैक्स। तो फिर ये ओपन शोपन करके ये वो करके खैर हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैंने एक बक्सा बनवाया था कि बस आप तो सिंपल ये याद रखना रटने के लिए, है ना। तो नोट्स में लिखा हुआ होगा, दिख गया होगा, एक बॉक्स बना हुआ होगा। तो आपको अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन याद रखनी है। तो हमें तो सीधा y निकालना है। तो बस y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। वो सारी फिगर्स देकर रखेगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हाँ, इसमें 4 है, अभी आता हूँ। ये तो पहली वाली हो गई। अब इसमें b क्या है? MPC। ए क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हाँ, बी तो चलो हो गया। टी क्या है? टैक्स रेट। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। और जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो वो आपको सब कुछ दे रखा होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और वाई निकालना है। अच्छा, कभी कभी वाई डी जो होता है वो खाली y माइनस टी नहीं होता, वो y माइनस टी प्लस टी आर हो जाता है, मतलब हमें कुछ रिसिप्ट भी हो जाती है। तो फिर अंततः फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी।
ठीक है। अब इसमें देख लो सारे टर्म्स, बी क्या है एमपीसी, ए वही सेम, बी वही सेम, टी वही सेम, बी वही सेम, बस टीआर एक नया जुड़ गया। तो टीआर क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट, ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र, मतलब पेमेंट मतलब सरकार ने पे करा, हमें रिसीव हो गया, तो ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र पेमेंट। बाकी आई है इन्वेस्टमेंट और जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, तीसरा केस, जब क्वेश्चन में टी आर दिया होगा, कुछ वैल्यू दी होगी 2, 4। अच्छा, तीसरा केस, तीसरे केस में जो टैक्स है, जो अभी तक आप पिछले 2 केसेस में बार बार टी लिख रहे हो, है ना, तो टी पिछले 2 केसेस में एज इट इज़ टी चल रहा है ना, टी जो है वो एज इट इज़ टी चल रहा है, लेकिन अब टी भी ओपन अप हो जाएगा। टी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? छोटा टी, या मतलब टी प्लस टी वाई। टैक्स को हम ओपन अप कर लेते हैं, तो फिर और ख़तरनाक एक फॉर्मूला सा बन जाता है क्या? 1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस बी प्लस बी टी इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, जिसमें खाली ये येलो कलर का रट के जाना अच्छे से, या फर्रा बना लेके चले जाओ। इस येलो कलर वाले को बोलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर। तो आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन दे सकता है, बी की वैल्यू दे देगा और टी की वैल्यू दे देगा, हाँ है ना, हाँ, टी है टैक्स, ये वाला ऑटोनॉमस टैक्स रेट, और टी वाई ये है आपका इनकम टैक्स रेट। हाँ, वाई है इनकम, ठीक है। ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स मतलब कि जितना आपको देना ही देना पड़ेगा टैक्स, वो एक फिगर आपको देगा। टी बार कैसे है? राइट, इसको हम टी बार भी कहते हैं, हमने टी बार लिखा होगा नोट्स में, तो ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स को आप टी बार लिख सकते हो, और उसको छोटा टी, राइट। तो हमने ऐसे लिख लिया था कि टी इज इक्वल टू टी बार प्लस छोटा टी वाई। वो नहीं, छोटा टी है, हाँ, वो बी टी के साथ जो है वो छोटा टी है वैसे। तो हाँ, है ना, तो रजिस्टर में लिखा है या नहीं? फर्रे बनाने में काम आएगा ना। और केस 4 में तो वाई भी देखो ओपन हो रहा है, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस टी आर, और फिर टी को भी ओपन कर रहे हैं, टी को ओपन कर रहे हैं टी बार प्लस टी वाई, तो वो सबसे खतरनाक फॉर्म बन जाएगा, बड़ा सा फॉर्मूला है ना। तो ये तो एक फर्रे में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आपको 4 फॉर्मूले, मतलब या तो रटने हैं या फर्रा बनाना है या वॉटेवर, लेकिन ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। हालांकि ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा लगे तो खाली टैक्स मल्टीप्लायर पे फोकस करना, टैक्स मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको 2 वैल्यूज़ दे के बोल देगा टैक्स मल्टीप्लायर निकाल लो। हाँ, बाकी सेम है, अगर AD ज़्यादा है AS कम है तो वही सेम कहानी, या AD कम है AS ज़्यादा है तो वही सेम कहानी। फिर आता है इसी तरह 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाता है, जिनके साथ हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो कुछ हमें मतलब करंट ट्रांसफ़र्स या कैपिटल ट्रांसफ़र्स हमें देते हैं या लेते हैं। तो डायग्राम से तो चलो हमें कोई ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं जो मेन है। 4 सेक्टर इकनॉमी में AD तो हो गया C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और AS तो वही C प्लस S प्लस T मतलब टैक्स। तो M को उधर ले जाएंगे RHS में, तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, C से C कट जाता है, तो I प्लस जी प्लस एक्स इक्वल टू S प्लस टी प्लस M। अब यहाँ पर M जो है ना इम्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा, हाँ, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल टू एम बार प्लस एम वाई, ऐसा बोल सकते हैं। एम बार का मतलब है ऑटोनॉमस इम्पोर्ट्स, और छोटे m का मतलब है प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा m अपॉन डेल्टा वाई।
तो जैसे C का फॉर्मूला होता है वैसे ही M का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम। बस फिर खोल खाल करके ये वो ड्रामा ड्रूमा करके आपको अल्टीमेटली ये रटना है, वो बक्सा बना लेते हैं 1/1 माइनस बी प्लस एम इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सब कितने मार्क का आएगा? ये 500 नंबर का आएगा। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो कितने मार्क्स का आता है इसमें क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पेपर में? 1 नंबर के तो आएगा, और क्या कितने नंबर का आएगा? छोड़ देना, 99 ले आना, टेंशन नहीं लेनी आपको, जितना हो उतना करना है, बाकी जो ना हो वो छोड़ने का। 99 ले आना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ ये कर लो अच्छे से, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, खाली इतना येलो कलर के हिस्से को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। नहीं ये रहा 1 माइनस बी, खाली ये इतना हिस्सा। 1/1 माइनस बी प्लस एम। हाँ, तो इसको बोल देते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, है ना। तो ये बाई चांस आपको वैल्यूज़ दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताओ। तो कुल मिलाकर 4 सेक्टर इकोनॉमी में मतलब एक ही फॉर्मूला मेन याद रखना है, ठीक है। 3 सेक्टर में आपको 4 याद रखने हैं, 4 सेक्टर में 1 याद रखना है, ठीक है। चलो तो समझ आ गया। लेकिन मेन चीज़ क्या करनी है इसमें, तो 6 चैप्टर के अंदर तो आपको मेनली नेशनल इनकम और कीन्स इसके फॉर्मूले, हाँ इतना फर्रा बन गया, ठीक है, परफेक्ट। हाँ लेकिन फॉर्मूले रट लेना, मतलब लर्न कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। सीधी सीधी वैल्यूज देगा, है ना, बस आपको एप्लीकेशन करना है। इसमें एक ही फॉर्मूला है 4 सेक्टर में, बाकी तो ये इंपोर्ट का फॉर्मूला है M बार प्लस MY। I प्लस G इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कल ही पेपर है ना, मतलब आपका कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो? हाँ तो ये तो सब लिखवा रखा है। ऐसे साउंड क्यों कर रहे हो कि जैसे मतलब मैं नए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि ये C क्या है। बच्चा ये भी पूछ ले सर C क्या है, या बच्चा ये भी पूछ ले सर ये इक्विलिब्रियम क्या है। तो मतलब कल ही है ना एग्ज़ाम? कल ही है ना, ठीक है, फिर ठीक है, कंफर्म है ना। चलो फिर तो बच्चे कहते हैं कि छोड़ो भाई। चलो तो चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं, पब्लिक फाइनेंस के अंदर। तो इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इजी है, मतलब क्रक्स समझना बस हर चीज़ में। पहले यूनिट में तो बस आपको इस पे फोकस करना है कि जो हमारे 3 मेन गोल्स होते हैं वो क्या हैं, है ना, फिस्कल फंक्शंस क्या हैं सरकार के। तो बेसिकली एक हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट और एक हो गया स्टेबिलिटी। तो इनको ब्रेक डाउन कर रखा है बस मेनली। इसको थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, रिचर्ड भाई ने किताब लिखी थी, वहाँ पर इस रोल को मतलब उन्होंने बताया था मेनली। तो रिसोर्स एलोकेशन में देखो क्रक्स क्या है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है कि सरकार को ऑप्टिमल और एफिशिएंट रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि रिसोर्सेज जो हैं हमारे देश के वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर सकें, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रोवाइड नहीं हो पाता और फिर एक तरह से हम कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाई, मार्केट जो है वो फेल हो गया, है ना। अच्छा, अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि सरकार के पास एलोकेशन फंक्शन के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कैसे कर सकती है सरकार। तो जैसे बहुत ही सिंपल छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कई बार तो सरकार डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस करती है, कई बार सरकार इन्फ्लुएंस करती है, कुछ रूल्स लगा देती है ना, किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देती है, या सरकार कई बार इंसेंटिव्स देती है या डिसइंसेंटिव्स लगाती है, सब्सिडीज़ या टैक्स कुछ भी आप कह सकते हो। कई बार सरकार अलग अलग पॉलिसियाँ बनाती है और कई बार रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ कर भी सरकार एलोकेशन फंक्शन मतलब अपना परफॉर्म कर देती है। तो बेसिकली सरकार को रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करना है
ये देखना है कि कौन से गुड्स बनेंगे, ये देखना है कि कौन से गुड्स पर टैक्स लगेगा, ये देखना है कि कितने पब्लिक गुड्स, कितने मेरिट गुड्स बनेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरकार के रिसोर्स एलोकेशन के अंदर आती हैं। बाकी कई बार कुछ रीज़न्स होते हैं जिस वजह से सरकार मतलब अच्छे से नहीं कर पाती काम, जैसे इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। दूसरा हो गया सरकार का मान लो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया जिसमें सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। यानी कि समाज के हर वर्ग के लिए सरकार चाहती है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। तो ये भी सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसको करने के लिए भी अगेन वही सेम बेसिक बातें, सरकार की सबसे सही तरकीब क्या होती है, टैक्सेशन पॉलिसी, है ना। हाँ वही सेम पॉलिसीज़ हैं, टैक्स, रिच पे टैक्स लगाती है, पुअर को सब्सिडीज़ देती है ना। या फिर जैसे लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन रख देती है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से मतलब अल्टीमेटली बैकवर्ड रीजन्स के लिए सरकार स्कीम्स निकाल देती है। तो अल्टीमेटली सरकार का ऑब्जेक्टिव यही है कि रिसोर्स अच्छे से एलोकेट करना। फिर यहाँ पर एक छोटा सा टर्म आता है एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, मतलब एक लड़ाई होती है। एफिशिएंसी का मतलब तो है कि भाई हम अमीरों को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दें क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगर हम उनको ज़्यादा रोल देंगे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर समाज में इक्विटी नहीं हो पाएगी। और अगर सरकार इक्विटी के पीछे भागे, अमीर गरीब को सबको बराबर रोल दे, बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो फिर अमीर लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे हम पे ज़्यादा टैक्स क्यों लगा रहे हो, फिर तो हम दुबई चले जाएंगे। तो ये मतलब एक छोटा सा कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है कि कई बार इक्विटी के चक्कर में एफिशिएंसी कम हो जाती है, अमीर लोग थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। तो ये मतलब एक छोटा सा पॉइंट दिखाने के लिए बनाया है। नहीं वो अलग चीज़ है ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी। फिर एक फंक्शन होता है सरकार का मेन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन बचपन में आपने पढ़ा था कि भाई सरकार अल्टीमेटली क्या चाहती है कि इकनॉमी में क्या रहे, स्टेबिलिटी। ये मेन है, ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए। आरबीआई जो काम करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आगे पढ़ेंगे। सरकार जो काम करती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो बेसिकली सरकार को स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है ना। अब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारी मतलब इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे मतलब क्या क्या चीज़ें हो गई स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट वो सही रहना चाहिए, आउटपुट लेवल वो सही रहना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल वो सही रहना चाहिए, बीओपी वो सही रहना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वो सही रहनी चाहिए। तो मतलब स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर सरकार को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही रहनी चाहिए। बाकी फिस्कल पॉलिसी में करती क्या है वो बताता हूँ अभी, वो तो सिंपल है खैर। लेकिन रिचर्ड भाई ने एक टर्मिनोलॉजी दी थी, फिस्कल फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड ढंग से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और ऐसा भी ना हो कि सब कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो हाँ समझ गए ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी वो डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आप जस्ट रीड कर लेना। लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फाइनेंस कमीशन होता है, वो इस तरह के ट्रांसफ़र्स करता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजता है। 2017-27 नवंबर को 15 फाइनेंस कमीशन था। ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं रीड करने के लिए बस। अच्छा, फिर इसी के कंटिन्यूएशन यूनिट 2 में आता है मार्केट फेलियर, जिसमें गवर्नमेंट को इंटरवियर करना पड़ता है। मार्केट फेलियर किसे बोलते हैं? जब क्या हो जाता है, या तो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन, यानी कि समाज जो चाहता है वो उसको मिल नहीं पाता किसी भी वजह से, तो उसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर कंप्लीट भी हो सकता है, मार्केट फेलियर पार्शियल भी हो सकता है। कंप्लीट फेलियर का मतलब तो है कि भैया जो समाज प्रोडक्ट्स चाहता है वो है ही नहीं। पार्शियल फेलियर का मतलब है कि भाई समाज जो है प्रोडक्ट जो चाहता है वो है तो है,
लेकिन मान लो कम क्वांटिटी में है, कम प्राइस पर है, गलत प्राइस पर है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल मार्केट फेलियर। इस पूरे यूनिट में बस आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि मार्केट फेल क्यों होता है और उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है। तो मार्केट फेल होने के लिए क्या क्या रीज़न थे मेन? एक तो मोनोपोली। अब मान लो मैंने मोनोपोली बना ली अपनी, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं तो अपने प्रोडक्ट्स अपने दामों पर बेचूंगा, तो उसमें तो फिर मार्केट फेल हो गई। मैं समाज के हिसाब से तो चलूँगा नहीं, तो मार्केट फेल हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार बीच में आती है, कहता है ऐसे कैसे? तो सरकार कहीं कहीं जगह पर प्राइस रेगुलेशन करती है ना, मर्जर एक्विजिशंस पर कंट्रोल लगाती है। मतलब सरकार ये कोशिश करती है कि भाई मोनोपोली पावर जो है वो ना बन पाए, उसको रोकती है। तो ये सरकार का इंटरवेंशन हो गया। और क्या कारण होता है मार्केट फेल होने का? एक्सटर्नलिटीज़। अब एक्सटर्नलिटीज़ मतलब प्रोडक्शन सेंस में भी हो सकता है, कंजम्पशन सेंस में भी हो सकता है। यानी कि एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो कई बार मार्केट इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन के सेंस में, तो प्रोडक्शन कर तो दिया डब्बों का, लेकिन उससे जितना पॉल्यूशन फैलाया, तो वो तो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। क्या उसकी कोई कॉस्ट हम पे करते हैं? नहीं। तो ये एक मार्केट फेलियर है कि नुकसान तो पहुंच गया लेकिन पैसे कुछ दे नहीं रहे हम, तो ये मार्केट फेलियर है। इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकता है, इसी तरह कंजम्पशन में भी नेगेटिव हो सकता है ना। कंजम्पशन में भी पॉजिटिव हो सकता है, भाई आप अच्छी चीज़ खा रहे हो, ख़राब चीज़ खा रहे हो, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो अल्कोहल कंज्यूम तो कर लिया आपने, लेकिन उससे आपका शरीर का जो नुकसान हुआ, बैड इफ़ेक्ट्स हुए, वो तो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहे, तो मार्केट फेल होता रहता है। तो एक्सटर्नलिटीज़ भी बेसिकली मार्केट फेलियर का एक कारण है ना। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट मतलब वही कि आप जितना भी मतलब नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हो या जितना भी समाज को नुकसान पहुंच रहा है, वो सब हम रिकॉर्ड तो कर नहीं पाते। तो एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर को दिखाता है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है उसमें हम सोशल कॉस्ट तो ऐड नहीं करते। अब अल्कोहल मान लो आपने 100 रुपये की खरीदी, लेकिन आपकी शरीर को जो नुकसान होगा वो 10 लाख का होगा, तो एक तरह से मार्केट फेलियर है ना। अच्छा, बाकी सरकार कैसे इसमें इंटरवीन करती है? तो सरकार हाँ मतलब डायरेक्ट कंट्रोल भी करती है, कई बार टैक्सेस वैक्सेस लगा देती है, बैन कर देती है प्रोडक्ट्स को, कैंपेन्स चलाती है, लोगों को जागरूक करती है कि भाई अल्कोहल मत पियो, ये है वो है। या फिर कई बार सरकार मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ लेकर आती है ना, कि भाई ज़्यादा पॉल्यूशन करोगे तो हम आप पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से सरकार बेसिकली कई बार इकनॉमीज़ एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर भी क्या करती है? इंटरफेयर करती है और मार्केट फेलियर को होने से रोकती है। तो जैसे इसमें एक टर्म था, अगर आपको याद हो, जैसे कैप एंड ट्रेड। तो याद है कॉन्सेप्ट क्या था कैप एंड ट्रेड? कि जैसे मान लो सरकार अलग अलग कंपनियों को ये कहती है कि आप इतना इतना पॉल्यूशन फैला सकते हो, उससे अगर कम पॉल्यूशन फैलाया तो आप उस मतलब अपने लिमिट से कम हो, तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकते हो। इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ करती है। बाकी तो सरकार सब्सिडीज़ दे देती है सरकार। हाँ, मैरिड गुड्स जो होते हैं वो भी कई बार मतलब मार्केट फेलियर का कारण रहते हैं, क्योंकि मैरिड गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से जो समाज चाहता है, जो समाज के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो कोई बनाना नहीं चाहता, प्रोड्यूसर क्या, उससे प्रॉफिट तो होता नहीं, तो फिर गवर्नमेंट कहती है चलो कोई बात नहीं, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी सरकार का एक तरीका होता है। नेसेसिटी भी कह सकते हो, लेकिन मैरिड मतलब अच्छे गुड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब। अच्छा, डीमैरिड गुड्स, इसमें भी सरकार इंटरफेयर करती है। अब डीमैरिड गुड्स हो गए उल्टे, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो सरकार उनमें भी इंटरफेयर करती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाती है ना, लोगों को जागरूक करती है, इन पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, मना करती है कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट, आप ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करोगे। अच्छा, मार्केट फेलियर का कारण पब्लिक गुड्स भी होते हैं। तो पब्लिक गुड्स थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना। हाँ, पब्लिक गुड्स के फीचर पूछ लेते हैं। जैसे पब्लिक गुड्स कौन से हो गए? पार्क वार्क,
तो ये क्या होते हैं? नॉन राइवलरस। लड़ाई तो है नहीं, मैं पार्क में जाके ये तो कह नहीं सकता भाई तुम हटो मैं अकेला करूँगा, है ना। नॉन एक्सक्लूडेबल, मैं किसी को हटा नहीं सकता, हर कोई इसका फ़ायदा ले सकता है। इंडिविजिबिलिटी, ऐसा भी नहीं कर सकते हम डिवाइड कर लें कि भाई तेरा उतना मेरा उतना, है ना। बाकी ये एक्सटर्नलिटीज़ से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है इनमें। फ्री राइडर प्रॉब्लम बोले तो फ्री में कोई भी यूज़ कर सकता है, तो मेंटेन नहीं हो पाते, है ना। तो पब्लिक गुड्स भी कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर का एक कारण होते हैं, क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि पब्लिक गुड्स बने, लेकिन वो बनते नहीं हैं, तो वो पब्लिक गुड्स होते हैं। बाकी पब्लिक गुड्स का उल्टा होते हैं प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स जो हैं वो आपके अपने होते हैं, पर्सनल होते हैं, आप खरीद के लाते हो। वो राइवलरस होते हैं, एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप किसी को मना कर सकते हो। उसकी यूटिलिटी आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। इसमें कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब पब्लिक गुड्स का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? प्राइवेट गुड्स। फ्री राइडर प्रॉब्लम तो समझ गए। अच्छा, पब्लिक गुड्स में भी ऑब्वियसली सरकार इंटरफेयर करती है। सरकार कहती है चलो भाई पब्लिक के लिए गुड्स चाहिए तो फिर हम बना देंगे। तो या तो कहीं कहीं जगह पर सरकार थोड़ी सी एंट्री फ़ी रख लेती है। कुछ कुछ पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पे सरकार कहती है भाई 10 रुपये की टिकट लगेगी, तो ये भी सरकार कई बार कर देती है। या कई बार सरकार किसी प्राइवेट फर्म को लाइसेंस दे देती है कि भाई इसको मेंटेन करो, राइट। तो ये सरकार का तरीका होता है। और चौथा कारण होता है, आखिरी कारण होता है मार्केट फेलियर का बड़ा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, मतलब जानकारी की कमी। अब या तो वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि या तो बायर या सेलर में से किसी एक को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब मान लो मैं घर बेच रहा हूँ आपको, तो मुझे पता है ना कि घर में दीमक कहाँ कहाँ लगा है, तो मैं आपको थोड़ी ना बताऊँगा। तो मुझे ज़्यादा पता है, आपको कम पता है, तो मैं वहाँ पे मतलब फ़ायदा उठा लेता हूँ, तो मार्केट फेल हो जाता है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। या फिर एडवर्स सिलेक्शन, ये भी उसके अंदर एक सिचुएशन होती है कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस, इसका एग्ज़ाम्पल दिया था कि भाई हाँ हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हमें क्या बीमारी है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमने छुपा लिया, तो ये भी मतलब कई बार मार्केट फेलियर हो जाता है। मॉरल हैज़ार्ड, मॉरल हैज़ार्ड क्या होता है? हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, हम एक एडवांटेज उठाते हैं किसी बात का। अब आपने मान लो आज अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो फिर आप रैश ड्राइविंग शुरू कर दोगे कि भाई गाड़ी लग भी गई तो क्या है ना। और अगर इंश्योरेंस नहीं होगा गाड़ी का तो आराम आराम से चलाओगे। तो मतलब ये मॉरल हैज़ार्ड का एग्जांपल में हमने लिखवा रखा था कि कई बार हम मतलब हार्मफुल एक्शन लेते हैं या इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी मार्केट को मतलब कहीं ना कहीं फेल कर देती। बाकी इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सरकार जब इंटरफेयर करती है, तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। मेनली प्राइस फ्लोरिंग है। प्राइस फ्लोरिंग इसलिए करती है सरकार की जो प्रोड्यूसर है, अगर उसके लिए प्राइस कम रह जाए, जैसे जनरली फार्मर्स के केस में होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम है, लेकिन फिर भी सरकार क्या बोलती है कि भाई हम आपका प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा ज़्यादा सेट कर देंगे। हाँ, तो इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। तो इस केस में फिर मार्केट में सरप्लस हो जाता है। उस सरप्लस को फिर सरकार या तो आगे बेच देती है या अपने बफर स्टॉक में रख लेती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसका उल्टा, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में सरकार एक प्राइस सेट कर देती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा सा कम होता है। उस केस में बाज़ार में शॉर्टेज हो जाती है। फिर उस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए या तो सरकार रैशनिंग स्कीम करती है, नहीं तो फिर इससे कहीं ना कहीं मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। फिर चलते हैं बजट पर। ये आपके क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा बजट, कि बजट क्या होता है, जिसमें सरकार क्या रिकॉर्ड करती है। हाँ, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड खर्चे, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से सेम है, बस प्रोसेस थोड़ा सा रीड कर लेना एक बार, गो थ्रू जितना हो जाए कि बजट बनता कैसे है ना। तो बजट को बनाने का एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, ये ठीक है। मतलब बेसिकली बजट में 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा सा। हाँ, तो जैसे लिखा है कि 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस, है ना। प्री बजट कंसल्टेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ।
फिर पूरा उसमें 2 साल का लेखा जोखा निकालते हैं, सारे एस्टीमेट्स बनाते हैं, फिर करंट ईयर में अगर कुछ रिवाइज एस्टीमेट्स हुए तो वो बनाते हैं, फिर एक्चुअल फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर्स को कंपेयर करते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देने आते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में तो वो बताते हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और दूसरे पार्ट में आते हैं वो जो टैक्स वाले प्रपोजल्स कि इस साल हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, है ना। 3 पार्ट्स बनते हैं सरकार के खर्चों के और रिसिप्ट के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स, है ना। ये टर्म्स याद रख लेना। बाकी बजट के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में पेश होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 3 चीज़ें पेश करते हैं, AFS, DG, फाइनेंस बिल, और ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कानून में मैंडेटरी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रोसेस है। बाकी बीच में एक एप्रोप्रिएशन बिल भी आता है, डिस्कशन होने के बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। कट मोशंस होते हैं। कट मोशंस याद रखना क्या होता है, जिसमें कुछ डिमांड्स होती हैं ग्रांट्स को लेकर, जो मतलब कि ठीक है हम रिड्यूस कर देंगे, तो कट मोशंस बोलते हैं। फिर फाइनली मतलब वो जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो मतलब पास हो जाता है। फाइनेंस बिल जिसको आप नाम देते हो, 75 दिनों के अंदर अंदर इसको पास करना पड़ता है, फिर पास हो जाता है लोकसभा में। और एक प्रोसेस होता है, ये भी याद रखना है कि जितनी भी मतलब डिस्कशंस होती हैं ग्रांट्स को लेकर, तो स्पीकर जो है एक वोट ऑफ हाउस करता है ग्रांट्स को लेकर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिलोटाइन। बस, तो ये मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए बजट मेकिंग के दौरान। गिलोटाइन, कट मोशंस, एप्रोप्रिएशन बिल, 3 स्टेटमेंट्स के नाम, पार्ट्स के नाम, है ना, और प्रोसेस के 2 पार्ट्स। बस। बाकी सरकार के रेवेन्यू के सोर्स क्या हैं, वो सेम ही है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये आपका वही 12th वाला फंडा। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट से लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट कम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट से कुछ नहीं होता। फिर एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब वही सरकार के खर्चे, अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, है ना, मतलब जिसमें जैसे कि जिससे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो हो नहीं रही, तो ये थोड़े से खतरनाक होते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहती है, सरकार पे डेट बर्डन बढ़ जाता है। फिर सरकार को अपने डेट को मैनेज करना पड़ता है, मतलब बोरोइंग्स को मैनेज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो ये एक सिंपल पॉइंट है कि भाई सरकार को अपना डेट मैनेज करना है, तो इसके लिए अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां लगा रखी हैं। RBI भी ध्यान रखती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी ध्यान रखता है, बजट डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ध्यान रखता है। बाकी बजट बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस का मतलब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बराबर से रहते हैं, और सरप्लस भी हो सकता है ना, रिसिप्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली डेफिसिट बजट रहता है जिसमें रिसिप्ट्स जो हैं वो कम रहते हैं। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चलो पता ही है, सिंपल हो गया। बजटरी डेफिसिट वही, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। अब ये 3 टाइप के होते थे, बचपन में आपने पढ़ा था, कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये वही आपके क्लास 12th वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब RE माइनस RR, फिस्कल डेफिसिट में सरकार की बोरोइंग्स, और प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट जो सरकार की बोरोइंग्स को डिनोट करता है, उसका भी फॉर्मूला होता था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। चलो, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी सरकार की, वो तो वही जो सरकार खर्चा कर रही है या सरकार रिसिप्ट ले रही है। फिस्कल पॉलिसी में बस इतना याद रखना है कि ये 2 तरह की होती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि कब एक्सपेंशनरी लगाएगी, कब कॉन्ट्रैक्शनरी लगाएगी। तो एक्सपेंशनरी कब लगाती है, जब डिफ्लेशन होता है, ताकि सरकार चाहती है कि लोगों के पास पैसा बढ़े, डिमांड बढ़े, राइट। तो ऐसे में सरकार टैक्स कम कर देती है ना, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उल्टा, ये इन्फ्लेशन के केस में लगाती है,
तो इस केस में सरकार क्या करती है, अपना टैक्स बढ़ा देती है और खर्चे कम कर देती है। बाकी सरकार के पास ये टूल्स हैं, एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक बोरोइंग या गवर्नमेंट बजट, है ना। तो एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, बढ़ा देगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कम कर देगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ सॉरी, एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा देगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो फिर मनी सप्लाई या डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट। टैक्सेस में हाँ उल्टा होता है, सरकार टैक्सेस अगर बढ़ा देगी तो फिर डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगी, टैक्सेस अगर कम कर देगी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट का क्या मतलब है कि लोगों से बोरो करती है, हाँ, किसी भी फॉर्म में, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो जनरली बोरो करने से भी क्या होता है, अगर सरकार अपना बोरो ज़्यादा करती है तो फिर क्या हो जाता है, तो पब्लिक थोड़ा सा मतलब डिमांड फिर कम कर दी है, पब्लिक के पास मनी कम रह जाता है। बाकी बजट तो देख ही लिया, 3 तरह का होता है, वो सेम ही पॉइंट आ गया। नहीं, थोड़ा सा अलग है, उसमें तो सिक्योरिटी बेचती है, इसमें बोरो करती है। ओपन मार्केट में, वो 12वीं कक्षा में जो पढ़ा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हाँ, मतलब आप कह सकते हो गवर्नमेंट शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। अच्छा, फिर सरकार जो होती है वो इनइक्वालिटी कम करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। वो फंडा क्या अप्लाई करना है आपको, इनइक्वालिटी कैसे कम करेगी, अमीर लोगों पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएगी ज़्यादा, है ना, हाँ, और गरीब लोगों के लिए सब्सिडीज़ या उनके लिए मतलब फ्री में सामान देना, हाँ, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना, गरीबों को लिए सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स देना, तो इससे थोड़ी सी इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। बाकी फिस्कल पॉलिसी के लिमिटेशन से ये टर्म्स याद रखना, 4 तरह के लैग हो सकते हैं, रिकॉग्निशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट। रिकॉग्निशन का मतलब सरकार को यही पता लगाने में टाइम लगेगा कि क्या करना है, डिसीजन लेने में टाइम लग जाएगा, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाएगा, और इम्प्लीमेंट कर दिया तो पॉलिसी का आउटकम आने में टाइम लग जाएगा, उसका इम्पैक्ट होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ कॉन्क्लूजन्स थे उसी के, तो वो तो रीड करने। बाकी एक टर्मिनोलॉजी होती है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट किसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए। तो क्या था क्राउडिंग आउट, ये जब बहुत ज़्यादा रिसेशन होता है, बस तब ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जब रिसेशन होता है, क्राउडिंग आउट इज़ लेस लाइकली टू हैपन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलरेडी मिनिमल। अब होता क्या है, धीरे धीरे सरकार क्या करती है, रिसेशन के दौरान प्राइवेट सेक्टर वाला तो दुखी होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो तो अपने इन्वेस्टमेंट कम करता है, और सरकार जो होती है वो अपने इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ाती है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, प्राइवेट वाला बाहर चला जाता है। तो बस इस बात को बोल देते हैं क्राउडिंग आउट, है ना, क्राउडिंग आउट। तो ये जनरली रिसेशन के दौरान होता है, लेकिन हाँ, जब डीप रिसेशन हो जाता है, जब ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, तब फिर क्राउडिंग आउट क्या ही होएगा, हाँ ठीक है। तो क्राउडिंग आउट बस पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कहाँ खेल उसका। चलो, चैप्टर नंबर 8 में सेलेक्टिव चीज़ों पर फोकस करना कि क्या क्या करना है। मनी मार्केट है वैसे तो जैसे पहले यूनिट के अंदर तो सिंपल जैसे टर्मिनोलॉजी, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है फिएट मनी। तो फिएट मनी तो किसको बोलते हैं, एक तरह से जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलता है उसको बोल देते हैं फिएट मनी, है ना। अब मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो बेसिक हैं कि हर कोई इनको एक्सेप्ट करता है, ड्यूरेबल है, रिकग्नाइजेबल है, स्कार्स है, पोर्टेबल है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना, डिविजिबल है, ये सब चीज़ें। बाकी इसमें मेन चीज़ होती है कि मनी को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड फॉर मनी, ये न्यू पॉइंट होता है। तो मनी की जो डिमांड होती है बेसिकली कि भाई आप कितना पैसा होल्ड करना चाहते हो, है ना, लोगों की जो डिज़ायर है पैसा हाथ में रखने की, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी, है ना। अब ये डिराइव्ड नेचर की होती है। डिराइव्ड नेचर का मतलब होता है कि आपको एक्चुअली में पैसा थोड़ी ना चाहिए, आपको तो क्या चाहिए, आपको तो फरारी खरीदनी
इसलिए पैसे की डिमांड कर रहे हो आपको कागज़ का टुकड़ा थोड़ी ना चाहिए। तो बेसिकली मनी जो होता है वो एक डिराइव डिमांड होता है। तो बस इसमें 3 अप्रोचेज हैं, तीनों के फॉर्मूले बस रट लेना। मेन तो एक है क्लासिकल, फिर कैम्ब्रिज, फिर कीन्स। अभी आएगा। तो क्लासिकल तो हो गई अपना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर का मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला तो इसमें याद रखना है, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, ठीक है। MV प्लस MV डैश V डैश इज इक्वल टू PT, मतलब मेन फॉर्मूला तो वैसे था MV इज इक्वल टू PT, है ना। अब M क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज। V क्या है, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, कि कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रही है। M डैश और V डैश मतलब हो गया वही क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। और P और T ये जो RHS में होता है, P मतलब एवरेज प्राइस लेवल और T मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड फॉर मनी। तो इसमें बेसिकली RHS जो है PT, ये क्या डिनोट कर रहा है, P मतलब एवरेज प्राइस और T मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, एक्सपेंडिचर। हाँ, तो ये एक तरह से मनी की डिमांड शो कर रहा है। और जो LHS है MV, कि भाई कितना पैसा सर्कुलेशन में और उसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये एक तरह से क्या शो कर रहा है, सप्लाई। तो ये इक्वेशन मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन ही शो कर रही है। LHS मतलब मनी सप्लाई, RHS मतलब मनी की डिमांड एक तरह से। तो ये फिशर का मेथड था, तो फॉर्मूला याद रखना है इसमें तो मेन। फिर थी कैम्ब्रिज अप्रोच, ये थोड़ी हाँ मॉडर्न अप्रोच थी, ये याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है MD इज इक्वल टू KPY। बाकी की पॉइंट इसमें ये है कि कैम्ब्रिज अप्रोच में जो ये दोस्त थे सारे, इन्होंने कहा था कि हम 2 चीज़ों के लिए पैसा डिमांड करते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन पर्पज़, मतलब रोज़मर्रा के ख़रीदने के लिए, आपको सुबह ब्रेड ख़रीदनी है। लेकिन एक होता है प्रिकॉशनरी पर्पज़, यानी कि भाई कई बार आपको भविष्य में मान लो लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसके लिए। तो इन्होंने मनी की डिमांड को बोला 2 पर्पज़ के लिए। ऊपर पुरानी अप्रोच में तो बस एक ही पर्पज़ है कि भैया हमें पैसा क्यों चाहिए, ब्रेड खरीदने के, हाँ ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ, लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में उन्होंने बोला कि भाई पैसा हमें 2 चीज़ों के लिए चाहिए, सुबह ब्रेड भी खरीदनी है और घर में अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए भी तो पैसा जमा करके रखना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया MD इज इक्वल टू KPY। अब MD तो मतलब डिमांड फॉर मनी, K मतलब कितना प्रपोर्शन आप इनकम का अपने हाथों में रखना चाहते हो, K है ना। तो 70%, 80%, 90% कुछ भी हो सकता है ये। और PY बोले तो नेशनल इनकम, मतलब PY मतलब वही हो गया ना जो ऊपर था, मतलब PY मतलब Y और P मल्टीप्लाई करके वो नेशनल इनकम ही बन जाता है एक तरह से, मतलब सप्लाई। फिर आता है तीसरा कीनीजियंस अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच से भी एडवांस। इसमें बस ये याद रखना है कि इसमें कीन्स ने बोला था कि मनी हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए, सुबह ब्रेड खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी भी, और थोड़ा बहुत किसके लिए, स्पेक्यूलेशन, आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तो चाहिए, तो उसको उन्होंने बोल दिया स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो यहाँ पर मनी उन्होंने बोला कि 3 चीज़ों के लिए चाहिए, ट्रांजैक्शन के लिए भी, प्रिकॉशन के लिए भी, और स्पेक्यूलेशन मतलब इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो पहले तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए क्या बना फॉर्मूला, LR इज इक्वल टू KY। LR मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड कितनी है मनी की, और K मतलब कितना पैसा आप ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखना चाहते हो, और Y मतलब अर्निंग, जो भी आपकी अर्निंग है। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब भविष्य के लिए या प्रिकॉशन के लिए, और तीसरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव, यानी कि स्पेक्यूलेशन के लिए कितना पैसा रखना चाहते हो। बाकी इन्होंने स्पेक्यूलेटिव मोटिव में थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया था कि करंट रेट राइट अगर क्रिटिकल रेट से ज़्यादा है, अब ये याद रखना बस, करंट रेट अगर क्रिटिकल रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड प्राइस जो है वो क्या होते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। हाँ फॉलिंग होते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, हाँ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे करंट इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है,
तो जो अमीर आदमी है, बताया था, वो ये सोचते हैं ना कि भाई इसका मतलब अब भविष्य में हम अपना पैसा जो है इसमें लगाते हैं बॉन्ड में, क्योंकि बढ़ने वाला है, इसका रेट बढ़ जाएगा इक्वल आने के लिए बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड प्राइस उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि बढ़ जाएगा, तो ऐसे में वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। और जब वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो मनी की डिमांड जो है वो, मतलब जो हाथ में पैसा रखना है वो कम हो जाती है और वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो ये मतलब एक कहानी है जो आपको याद रखनी है। मतलब इसमें अगर आप क्रक्स निकालो तो ये लास्ट में ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ नीले कलर से, कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो होती है मनी की और इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। हाँ, रेट कम होगा तो जो आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कम होगी। तो ये बस इसमें पॉइंट याद रखना है, एंड वाइस वर्सा। फिर एक छोटा सा इसमें ये पॉइंट था लिक्विडिटी ट्रैप का। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक मतलब हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है जो कब होती है, जब सरकार क्या करती है, मनी सप्लाई बढ़ा रही होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ते। तो इसमें जापान की अगर आपको वो कहानी याद हो, बताई थी, है ना, बहुत ही मार्जिनली इफेक्ट आ रहा था। तो कितना था वो इफेक्ट? हाँ, अब जनरली तो क्या होता है कि मान लो सरकार रेट कम करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, सरकार रेट कम करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है। अब रेट इस लेवल पर पहुंच गया कि मतलब अब कम करने लायक कुछ बचा ही नहीं, और अब इतना कम हो गया कि कोई पैसा मतलब रख ही नहीं रहा बैंक में, सब पैसे मतलब हाथों में ही रखना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल एक तरह से ये लिक्विडिटी ट्रैप वाला ये रीजन बन जा। तो वो बस एक हाइपोथेटिकल कहानी सी है, लिक्विडिटी ट्रैप। उसके बाद इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच क्या कहती है? नहीं, ये तो है, हाँ, ट्रांजैक्शन बैलेंस के लिए इन्वेंट्री अप्रोच। और दूसरी कौन सी अप्रोच थी? फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी। बॉमॉल, BAU, हाँ, MOL, बॉमॉल्स थ्योरी। उसने बस ये बोला था कि मनी की जो डिमांड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब ये कहानी ऐसे सुनाई थी कि भाई देखो, आप मनी की डिमांड करते हो लेकिन आप ये भी तो सोचते हो ना कि यार इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। अच्छा चल रहा होगा तब आप ज़्यादा करोगे, कम चल रहा होगा तो कम करोगे। और दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ खर्चा भी तो आ जाता है ना। आज अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर खरीदने में आपका कुछ खर्चा आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसमें बस ये बात याद रखना कि बमॉल ने कहा था कि मनी की डिमांड दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ना। दूसरा था फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। फ्राइडमैन ने कहा था कि भैया मनी की जो डिमांड है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड है फॉर कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब हो गया एक तरह से जो आप अपने पास रखते हो भविष्य के लिए, लंबे समय के लिए। तो पहले तो इन्होंने कुछ बातें बताई कि कुछ चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, जैसे मान लो वेल्थ हो गई, तो ऑब्वियसली वेल्थ जितनी जितनी बढ़ती रहेगी तो उतना उतना आप मनी की डिमांड भी और बढ़ाते रहोगे। या प्राइस लेवल हो गए, प्राइस अगर बढ़ते रहेंगे तो उतना उतना आप मनी की डिमांड को बढ़ाते रहोगे। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बैंकों में लोन लेना महंगा हो रहा है, तो फिर आप मनी की डिमांड थोड़ा सा कम कर दोगे। इन्फ्लेशन उसके साथ मान लो इन्वर्सली रिलेटेड कैसे हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट के साथ, कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर आप सोचते हो कि अब मेरे को नहीं खरीदना। टॉबिन की जो डिमांड फॉर मनी थी वो था बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। तो टॉबिन की थ्योरी याद है? तो टॉबिन ने भी यही कहा था कि भाई हम जो मनी की डिमांड करते हैं वो वही है कि हम कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट एंड व्हाट अमाउंट ही शुड हेल्ड विद हिम।
तो एक तरह से वो देखता है कि कितना रिटर्न मिलेगा और मैं कितना अपने हाथों में रख सकता हूँ, यानी कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो वो टॉबिन की कहानी थी। हाँ, बाकी दूसरा यूनिट जो है वो आपके लिए सेम रहे काफ़ी हद तक, जिसमें आपको मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। अब मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पहले चैप्टर में तो हमने मनी की डिमांड पढ़ी, अलग अलग अप्रोचेस, उनके कीवर्ड्स थे। मनी सप्लाई का एंगल ये होता है कि इकोनॉमी में कितना मनी है लोगों के पास एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल। तो वो आपका कहीं ना कहीं सेम है। अगर मैं दिखाऊं आपको, चलें आगे बढ़ें, तो ये सब आप रीड कर लेना, बेसिक बातें हैं तो मनी सप्लाई से रिलेटेड। हाँ, तो बेसिकली मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए आरबीआई ने 4 डेफिनेशंस दी थी, लेकिन नैरो मनी किसको बोलते हैं? M1। हाँ, तो मनी सप्लाई के अंदर जो सबसे नैरो मनी है वो है M1, जिसमें हम क्या लेते हैं, एक तरह से करेंसी नोट्स, फिर सारे डिमांड डिपॉजिट्स, हाँ, और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बाकी M2 थोड़ा उससे बड़ा हो गया, M3 थोड़ा उससे और बड़ा हो गया, और M4 सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस थी आरबीआई की मनी सप्लाई को मेजर करने की। और ब्रॉड मनी वैसे M3 है, राइट। बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कौन डिटरमाइन करता है? तो मतलब जनरली सेंट्रल बैंक हो गई, है ना, या फिर इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आते हैं उस हिसाब से मनी सप्लाई भी चेंज होते रहता है। फिर एक छोटा सा टर्म है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस क्या होता है? इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या बेस मनी। तो मॉनेटरी बेस का मतलब ये हो गया कि एक तरह से संपूर्ण संपत्ति, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो पूरे देश का जो पैसा है, एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं मॉनेटरी बेस, है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है मनी मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, m = छोटा m × MB। और m का मतलब क्या हो गया? मनी मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। छोटा m, तो छोटे m का फॉर्मूला हो गया मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, है ना। तो वो उसी ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव कर लिया। तो m मतलब मनी सप्लाई, ये वाला बड़ा m मतलब मनी सप्लाई, छोटा m मतलब मॉनेटरी मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, और MB मतलब मॉनेटरी बेस। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद रिजर्व रेशियो क्या होता है वो भी एक बार बता दो। R, हाँ, तो R को, उसको R बोलते हैं। तो रिजर्व रेशियो मतलब ये कि भाई जो भी पैसा बैंकों के पास आया उसमें से वो कितना पैसा अपने पास रिजर्व रखेंगे, तो उसको R या रिजर्व रेशियो बोल देते हैं। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। हाई पावर्ड मनी तो चलो ठीक है, H सिंबल हो गया मॉनेटरी बेस। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, इसको कैसे निकाल सकते हैं? रिजर्व अपॉन डिपॉजिट्स, कि जो भी डिपॉजिट्स आए उसमें से रिजर्व कितना, तो इसको बोल देते हैं रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। और फिर ऐसे ही होता है रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट्स, या CDR बोल देते हैं, इसका सिंबल होता है छोटा c। तो इसमें हम देखते हैं कि डिपॉजिट्स में से हमारी करेंसी कितनी है, तो C/D, तो छोटा r छोटा c। तो ये सिंबल्स, हाँ, ये फॉर्मूला है, छोटा r छोटा c। उसके बाद कमर्शियल बैंक का बिहेवियर तो चलो ठीक है, वो तो सिंपल है कि भाई जो भी पैसा उसके पास आएगा वो उसमें से कुछ रिजर्व रखेगा, बचा हुआ पैसा वो लोन की तरह दे देगा। इसमें एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ER = TR - RR। अब TR मतलब हो गया टोटल रिजर्व। अब मान लो बैंक ने अपने पास रख लिए 500 रुपये, RR मतलब हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व, बैंक को रखने थे लेट से सिर्फ 400 रुपये, तो कितने एक्स्ट्रा रख लिए? 100 रुपये, तो उसको बोल देते हैं एक्सेस रिजर्व। तो ये मतलब है। तो ये 3 छोटी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नोट्स में भी लिखी थी। एक्सेस, हाँ, मतलब ज़्यादा, वो बैंक को पता नहीं होता ना, तो कई बार बैंक ने रख तो लिए 500 और रिक्वायर्ड थे 400,
तो इसका मतलब कितने एक्सेस रिजर्व रख लिए बैंक ने? 100। तो एक्सेस तो रख सकते हैं ना, वो तो मिनिमम रिजर्व होता है, मिनिमम होता है 400। अब बैंक ने ज़्यादा रख लिए तो रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ पब्लिक तो नॉर्मल है। पब्लिक तो ये देख, हाँ, अलग अलग रेशो के हिसाब से पब्लिक बिहेव करती हैं। बाकी इसमें मेन चीज़ आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल अच्छे से करनी है याद, वो है आपकी ये इक्वेशन, हाँ, मनी मल्टीप्लायर की। तो इसको ब्लॉक बना देता हूँ कि पहले तो ये वाली हो गई 1/c डिवाइडेड बाय r प्लस सी, मतलब 1+c डिवाइडेड बाय r प्लस सी। तो छोटा c क्या है? छोटा c, हाँ, वो इसीलिए ऊपर मार्क करवा दिया था। और छोटा r क्या है? रिजर्व अपॉन डिपॉजिट। हाँ, तो वो छोटा r ये है और छोटा c ये है। तो कई बार ये आपसे पूछ सकता है कि भाई m बताओ या मनी मल्टीप्लायर बताओ, तो 1+c डिवाइडेड बाय r प्लस सी। हाँ, अब अगर एक्सेस रिजर्व होगा, मान लो ई भी दे रखा है, तो बस ई और डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। तो 1+c डिवाइडेड बाय r प्लस ई प्लस सी। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सेस रिजर्व, वो जो एक टर्मिनोलॉजी बताई थी ना, तो ई का मतलब है एक्सेस रिजर्व। तो दो फॉर्मूले हैं, जो भी क्वेश्चन देगा उस हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई, तो ये बताता हूँ क्या है। छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1/r इंटू डेल्टा रिजर्व्स। हाँ, उसका परसेंटेज अपन, हाँ सही। तो ये भी आपसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो रिज़र्व मतलब कि कितना हम अपने पास रख रहे हैं, और 1/r मतलब वही, तो उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मनी सप्लाई आ जाएगा। तो एक तरह से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/r मतलब r का रेसिप्रोकल। अच्छा, गवर्नमेंट के खर्चे का क्या फ़र्क पड़ता है मनी सप्लाई पर? तो इसमें बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि गवर्नमेंट अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है तो फिर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। फिर एक छोटा सा आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये आपने बचपन में पढ़ा था, क्लास 12th में, ये जिसको आप बोलते थे ना मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? 1/LRR। तो बस ये वही फॉर्मूला है, तो 1/ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट है। बाकी डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, ये दोनों अलग अलग हैं, वो तो एक थ्योरी पॉइंट दे रखा है। उसके बाद है फिर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको याद होगी अगर, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसकी होती है? RBI की। हाँ, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI क्यों लेकर आती है बेसिकली, उसका मेन मुद्दा बता देता हूँ आपको। ये तो सिंपल वैसी बातें हैं। तो इसमें RBI के पास दो तरह के टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल्स मतलब हो गए जो स्पेसिफिक हैं, सेलेक्टिव, जो हर किसी को नहीं फॉलो करने। क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन, राइट। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जो सभी बैंकों पर अप्लाई होते हैं। RBI जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जनरल मेजर्स बनाती है। तो ये आपके वही 12th वाले हैं, तो याद होगा आपको, जैसे CRR, SLR, ये सब रेट्स होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, है ना, या सेलेक्टिव कंट्रोल, क्रेडिट्स, ये सब RBI के टूल्स हैं जो अलग अलग किसी भी स्पेसिफिक बैंक को वो बोलते हैं। बाकी कुछ स्कीम्स होती हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, जैसे LAF, ये एक टर्म बताई थी, ये क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है कि भाई आप मनी सप्लाई को कितना एडजस्ट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए RBI के पास क्या हथकंडे हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो पता ही आपको कि क्या होता है, ठीक है, वो निकाल भी सकते हैं।
और एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF रेट। ये क्या होता है? ये एक पेनल्टी का रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक बैंकों को मतलब लैंड करती है ओवर एंड अबव द रेपो रेट। तो भाई अगर कभी कभी बैंक जो है कमर्शियल बैंक एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड करता है तो फिर RBI थोड़ा उनसे ज़्यादा रेट लेती है, तो वो हो गया एक MSF रेट। बाकी ये तो जस्ट रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है एज सच मेन। हाँ, तो मनी सप्लाई में और मनी की डिमांड में जो फॉर्मूले बताए वो सारे मेन इम्पॉर्टेंट थे। हाँ हाँ, अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये वाले चैप्टर, इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो चैप्टर इसके अंदर छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं ना उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो मतलब आपको पता ही चल गया कि हम क्या करते हैं, आपस में बहुत सारे देश ट्रेड करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर हो गया। तो बेनिफिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली फ़ायदा भी है ना, और नुकसान भी है आज के ज़माने में इंटरनेशनल ट्रेड का। अब इसमें सबसे पहले थ्योरीज़ हमारे लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो बस बेसिक पता होना चाहिए। एक तो हो गई मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सबसे पुरानी थी। दूसरी एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्केंटलिस्ट व्यू किसने दिया था? मर्केंटलिस्ट व्यू में तो सिंपल है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के एक्सपोर्ट ज़्यादा हों इम्पोर्ट से, है ना, तो बस ये तो व्यू किसने दिया था मुझे ऐसे याद नहीं। बाकी एडम स्मिथ साहब ने बोला कि एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए, तो दो देश अगर आपस में मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक देश को कुछ एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा तभी वो कर रहे हैं, है ना, तो ये उनकी कहानी थी। तीसरा था कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई दो देश तभी ट्रेड करेंगे जब आपस में उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, कि मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो सामान मुझे दे रहे हो वो आपके यहाँ अच्छा बन रहा है, मैं आपको बेच रहा हूँ वो सामान मेरे यहाँ अच्छा बन रहा है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज। हेस्कर ऑलिन थ्योरी, ये एक मज़ेदार कहानी थी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं या मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं ऑफ ट्रेड। तो इनका सिंपल कहना था कि हम जो भी ट्रेड करते हैं वो मोर स्पेसिफिकली द इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेड जो है बिटवीन दो कंट्रीज़ दैट हैव वेरिंग स्पेशलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये कि दो देश जो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं, वो आपस में ट्रेड करते हैं या वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं मतलब एक तरह से मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, जो ये बताना चाहती है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एडवांटेज कंपैरेटिवली जहाँ मिलेगा हम उस देश से ट्रेड कर लेंगे, है ना। बाकी ये एक डिफरेंस था, वो चलो रीड कर लेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ग्लोबलाइजेशन आज के ज़माने के बाद कुछ नई ट्रेड थ्योरीज़ थी, है ना। जैसे ग्लोबलाइजेशन के ज़माने के बाद उन्होंने देखा, क्रुगमैन, इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने देखा कि भाई आजकल जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं कंट्रियों के बीच में वो कहीं ना कहीं सेम रेशो में हो रहे हैं ऑफ कैपिटल टू लेबर। ये सिर्फ उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी। बाकी एक छोटी सी पॉल सैमुअल्सन की भी थ्योरी थी, नाम याद रख लेना, MCQ में पूछ सकता है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, पॉल सैमुअल्सन का। बाकी NTT एक नया टर्मिनोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, न्यू ट्रेड थ्योरी, है ना, जो दो फायदे बताती है। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना, और दूसरा नेटवर्क इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, जो जैसे उसके एग्जांपल हैं व्हाट्सएप या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसमें मतलब आपको पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, आपका बिजनेस हर देश में मतलब फैल जाता है। तो ये कीवर्ड हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसमें टर्म्स याद रखना, जैसे टैरिफ वाले भी होते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स भी होते हैं या एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी होते हैं। तो टैरिफ में तो सारे आपको हर तरह के टैरिफ्स का नाम पता होना चाहिए। स्पेसिफिक, एड वैलोरम, वैल्यू पर लगा देते हैं, मिक्स्ड टैरिफ, दोनों का मिक्सचर हो गया, कंपाउंड टैरिफ,
टेक्निकल टैरिफ कौन सा हो गया? जो स्पेसिफिक कंटेंट्स पर लगाते हैं कि भाई इस पार्ट पर इतना, इस पार्ट पर इतना। आपने कोई बड़ा सा कंप्यूटर मंगवाया तो उसके अंदर अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स पर इतना, है ना। टैरिफ रेट कोटा, इसमें टैरिफ भी है, कोटा भी है, हाँ लिमिट होती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, तो इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको बोल देते हैं? वो यूएन के जो, हाँ जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, हाँ तो वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस होते हैं, वो आपस में एक टैरिफ लगा लेते हैं। वेरिएबल है ना, प्रेफरेंशियल टैरिफ, हाँ कि भाई हाँ जो मेरे दोस्त हैं उनसे तो मैं मतलब ज़ीरो टैरिफ लूँगा, लेकिन दूसरों से थोड़ा ज़्यादा टैरिफ ले लूँगा, प्रेफरेंशियल टैरिफ। बाउंड टैरिफ, कमिटमेंट कर लेते हैं WTO मेंबर्स कि भाई हम आपस में इतना ही रखेंगे, है ना। अप्लाइड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ, अलग अलग टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी नए प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स को रोक सकें। इंपोर्ट सब्सिडी, कई बार सब्सिडीज दे देते हैं, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ बोलते हैं इसको। या टैरिफ एज टू रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस, कोई देश अगर आपके हाँ देश में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है जानबूझ के, तो आप उसको रोकने के लिए टैरिफ लगा देते हो। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ये भी होता है कई बार कोई देश आपके देश में अपना प्रोडक्ट डंप कर रहा है सस्ते दामों पर आपका मार्केट तोड़ने के लिए, तो फिर आप उस पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, हाँ राइट, उसको तो एक्सपोर्ट की सब्सिडी मिल रही है, हमें तो मिल नहीं रही, तो फिर हम ड्यूटी लगा देते हैं ताकि मैच कर जाए मार्केट प्राइस, राइट। तो बस टैरिफ्स आप रीड कर लेना हर तरह के क्या हैं। बाकी नॉन टैरिफ मेजर्स जो हो गए, इसमें हम टैक्स की बात नहीं करते, इसमें दूसरी मेजर्स हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल बैरियर्स हो गए या फिर सैनिटरी मेजर्स हो गए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें रिस्क अटैच्ड होता है ना, तो एनिमल्स, प्लांट्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई। या नॉन टेक्निकल मेजर्स हो गए, जैसे कोटा लगा देते हैं, मतलब लिमिट्स लगा देते हैं। या कई बार कुछ हम प्राइस कंट्रोल मेजर्स करते हैं, एडिशनल टैक्स लगा देते हैं, है ना, लाइसेंसिंग कर देते हैं, हाँ। तो इस तरह से भी कुछ मेजर्स होते हैं जो हम लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे मतलब इसमें पॉइंट्स हैं छोटे मोटे। रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस, कि आप प्रोडक्ट तो बेच दो हमारे देश में, लेकिन सर्विस हम ही देंगे, आपको सर्विस आपको नहीं देनी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लगा देते हैं, लंबे लंबे प्रोसीजर बना देंगे उनके लिए ताकि उनका टाइम वेस्ट हो, वो डिस्करेज हो जाए, है ना। एम्बेर्गोज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, इसमें सरकार पूरी तरह से ही क्या कर देती है, बैन लगा देती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर रीजन में, जब बिल्कुल ही बंद करना हो, है ना, कि भाई स्वाइन फ्लू चल रहा है तो इस देश से अब हमें ये प्रोडक्ट नहीं मंगवाना, फॉर एग्जांपल। बाकी तो एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो जनरली वैसे कम होते हैं, लेकिन हाँ इसमें VER एक टर्म पता होना चाहिए। तो ये इनफॉर्मल तरह का कोटा है, तो कई बार एक्सपोर्टिंग कंट्री लगा देता है जानबूझ के कि भाई हम कुछ समय तक आपके देश में या दूसरे देश में एक्सपोर्ट अभी नहीं करेंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर होता है ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें 3 टर्म्स पता होने चाहिए। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, फिर पुराने ज़माने में जो चलता था GATT, और अब आ गया WTO। तो RTAs तो अलग अलग तरह के होते थे, वो एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली, है ना, यूनिलैटरल, बायलैटरल, रीजनल प्रेफरेंस देंगे हम, है ना, ट्रेडिंग ब्लॉक, ये सब दोस्त हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पर कोई भी ड्यूटी नहीं लग रही, उसको बोल रहे हैं फ्री ट्रेड एरिया। कस्टम्स यूनियन, है ना, तो भाई कई बार कुछ कस्टम ड्यूटीज़ लगा देते हैं, है ना, हालांकि MFN का वायलेशन होता है। कॉमन मार्केट, इसमें फैक्टर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। EU या MU कुछ भी बोल सकते हैं। कॉमन करेंसी शेयर करते हैं ये लोग आपस में कि चलो यार मेरी करेंसी हर जगह चल जाएगी। फिर उसके बाद GATT आए, जिसमें इन्होंने टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए, लेकिन GATT ज़्यादा नहीं चले क्योंकि इनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट, है ना,
कवर नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। फिर इसीलिए कौन आया, WTO। तो उसका ये बैकग्राउंड दे रखा है। तो बेसिकली कई सारे कंट्रीज़ ने MOU साइन करा और 1 जुलाई 1995 से WTO का जन्म हो गया। फिर WTO ने हाँ हाँ उरुग्वे राउंड, हाँ हाँ और क्या, मतलब बैठक हुई थी, फिर जब फाइनली डिसाइड हुआ तो अलग अलग कंट्रीज़ ने बैठ के वो साइन करा कि ठीक है अब ये करेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स बन गए। तो शुरुआत जब हुई थी तब कम से हुई थी। अच्छा, WTO का मेन ऑफिस कहाँ है? सही, तो ये पूछ लेगा MCQ में। बाकी तो WTO के ऑब्जेक्टिव्स बस पता होने चाहिए। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो मेन तो रूल्स बनाता है, डिस्प्यूट सेटल करता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है ना, सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा मिले इस बात को मतलब सुनिश्चित करता है। ये सब चीज़ें WTO करता है। बाकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि भाई कोई भेदभाव ना हो, सबको हम अपने जैसा प्यार देंगे, फ्री ट्रेड हो, हाँ है ना, कॉम्पिटिटिवनेस सही रहे, कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट्स ना हो और कॉन्ट्रडिक्ट ना हो फॉरेन कंपनी का नेशनल कंपनियों के साथ, टैरिफ मतलब उतना ही लगे जितना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये सब चीज़ें। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो, रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको हम अच्छे से सेटल कर सकें। बाकी इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, रीड कर लेना अगर पूछता है तो, है ना। तो ये जस्ट डेटा पॉइंट्स हैं। फिर आता है इसमें ही अगला यूनिट एक्सचेंज रेट। ये बहुत आसान है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है पहले तो, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन कौन से? फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। और इन दोनों को मिक्स करके हाँ मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोट मेन टर्म है, डर्टी फ्लोटिंग तो हम खैर। बाकी फिक्स्ड के अपने फ़ायदे हैं, वो तो जस्ट वही सेम 12th वाले ही हैं, वो तो आप रीड कर लेना। बाकी नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट होता है बेसिकली कि जिसमें एक आदमी गुड्स और सर्विसेज जो हैं एक कंट्री के मतलब ले सकता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अदर। गुड्स के टर्म में, हाँ करेंसी के टर्म में, राइट। तो नॉमिनल, राइट, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है वो करेंसी की टर्म में होता है, जो आप वैसे कहते हो कि भाई $1 इज इक्वल टू 85 रुपये। लेकिन रियल एक्सचेंज रेट मतलब ये कि मैं यहाँ एक टी शर्ट अगर खरीद रहा हूँ तो US में वही सेम कितने, वो हो गया रियल एक्सचेंज, गुड्स के फॉर्म में आ गया, और नॉमिनल में करेंसी के फॉर्म में आ गया। बाकी ये तो पता ही आपको कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, डिमांड सप्लाई से, है ना। हाँ, और फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है, वो भी सिंपल। और फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड क्यों करते हैं वो भी आपके 12th के पॉइंट्स, और सप्लाई क्यों करते हैं वो भी। बाकी डिमांड सप्लाई में चेंजेस भी हो सकते हैं, तो फिर रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा अकॉर्डिंगली, ये भी आपका सेम है। तो ये वाला यूनिट आपका सिंपल क्लास 12th की तरह। एप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? मतलब हाँ, अपने आप रेट जो है थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग हो जाता है, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से चीपर हो जाते हैं। बाकी डेप्रिसिएशन में उल्टा होता है, इसमें हमारी करेंसी वीक हो जाती है तो एक्सपोर्ट थोड़े से बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन करती है, डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाता है, राइट। तो डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है, डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो बेसिक थोड़ा बहुत रीड कर लेना। FDI और FPI में क्या फ़र्क होता है? FDI में मतलब हमारे पास ओनरशिप आती है, राइट।
और एफपीआई में सिर्फ कोई फाइनेंशियल एसेट होता है, शेयर्स वेयर्स खरीद लेते हैं, राइट। मेन डिफरेंस तो यही है। बाकी एफडीआई के ये थोड़ा सा रीड कर लेना पॉइंट्स। इसको हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में तो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में जैसे वॉलमार्ट, वर्टिकल में सपोर्टिंग, बिल्कुल सही। हाँ, कॉन्ग्लोमरेट में बिल्कुल ही अलग। तो एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी आइसक्रीम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। बाकी एफपीआई में सिंपल है कि भाई आप शेयर खरीदते हो, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, इसमें आपके पास कोई रियल ओनरशिप फिजिकल एसेट की नहीं आती। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बाकी रीजंस हैं। एफडीआई सरकार ज़्यादा प्रमोट करती है, एफडीआई के कुछ रूट्स हैं, बेनिफिट्स हैं। एफपीआई को थोड़ा कम प्रेफर करती है, और कुछ चीज़ें फॉरेन लिमिट्स सरकार ने अलग अलग सेक्टरों में लगा रखी हैं एफडीआई की, और कुछ कुछ चीज़ों में एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है ना। तो वो जस्ट एक बार नॉर्मल गो थ्रू कर लेना। उसके बाद लास्ट है इंडियन इकोनॉमी। इसमें बस आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। पहले इंडिपेंडेंस तक जो आपका 12th का चैप्टर 1 था, फिर इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक जो आपका 12th का चैप्टर 2 था, फिर रिफॉर्म्स आए, वो भी पहले तो थोड़े से 1980s वाले छोटे रिफॉर्म, और फिर भयंकर वाले बड़े वाले 1991 वाले एलपीजी वाले रिफॉर्म्स, जो आपका चैप्टर 3 था क्लास 12th। बाकी रिफॉर्म के बाद क्या हुआ थोड़ा सा वो, और नीति आयोग थोड़ा सा वो अपने को बस पता होना चाहिए। तो ये तो आप रीड कर लेना, मतलब वैसे तो प्री इंडिपेंडेंस एरा तो पूरा का पूरा आपका वही सेम है। एग्रीकल्चर जो था वो डोमिनेंट सेक्टर था, हम प्रॉस्परस थे, सेल्फ रिलायंट थे, हाईली स्किल्ड आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे। बाकी भारत के बारे में इसमें कुछ पुरानी फिलॉसफीज थी। हाँ, ब्रिटिशर्स के रूल को 2 भागों में डिवाइड किया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। बाकी फिर वही ज़मींदारी सिस्टम चलता था पुराने ज़माने में, और एग्रीकल्चर सिस्टम रूइन हो गया था, ख़त्म हो गया था, है ना। फिर इंडिपेंडेंस के दौरान और उसके बाद क्या हुआ, लिटरेसी कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। फिर हमने मिक्स्ड इकनॉमी बनने का सोचा, है ना। और शुरू में हमने ज़्यादा रोल किसको दिया, पब्लिक सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस लेकिन बहुत बेकार थी। फिर धीरे धीरे मतलब हमने लाइसेंसिंग वगैरह रखी थी, वो सब हटानी शुरू करी। तो पहले ये छोटे रिफॉर्म्स आए 1980s वाले, हाँ, जिसने थोड़ा थोड़ा मतलब हमने चीज़ों को आसान बनाया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी। तो इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स याद रखना बस। बाकी फिर 1991 में हमारे मेन रिफॉर्म्स आए, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मेनली फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था, और पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो काफ़ी कम हो गया था। अलग अलग इसमें रिफॉर्म थे, सरकार के फिस्कल रिफॉर्म्स थे। जैसे टैक्स को लेकर अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सरकार ने रेट कम कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सरकार ने ईजी बना दिया प्रोसेस। कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, बहुत सारे बैंकों का जन्म हुआ, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइज कर दिया, हाँ, आसान कर दिया, CRR SLR की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, बैंकों के लिए लाइसेंसिंग कम कर दी, सेबी का सेटअप हुआ, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ 1988 में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसमें लाइसेंस राज को काफ़ी कम कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ 8 सेक्टर्स के अंदर रखा गया, धीरे धीरे और कम कर दिया गया। FDI की लिमिट्स बढ़ा दी, है ना। ट्रेड के अंदर देखें तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सरकार जो पहले ज़्यादा टैक्स लगाती थी वो कम कर दी, अपनी करेंसी को हमने डीवैल्यू कर दिया, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम पर आ गए हम। तो इस तरह से मतलब कुछ कुछ चीज़ें। बाकी GDP की ग्रोथ तो ये तो एक जस्ट एक डायग्राम है, ऑलमोस्ट वही चलता रहा, बीच में डिप आया था, हाँ, कोविड के टाइम पे, राइट, ये यहाँ पे दे भी रखा था, है ना, हाँ सही। बाकी फिर इसके बाद नीति आयोग लास्ट टॉपिक रहता है। तो नीति आयोग के बारे में बस पता होना चाहिए, मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना, कब शुरू हुआ था, हाँ, उससे पहले प्लानिंग कमीशन नाम था इसका,
राइट। और कुछ इसके इनिशिएटिव्स मतलब क्या क्या इन्होंने करा, लाइफ, हाँ राइट, ऐसी ई अमृत, IPI, ये सब इनकी पॉलिसी थी। बाकी आजकल के हालात क्या हैं वो एक बार लास्ट में आप रीड कर लेना। तो ये सिंपल थ्योरीज हैं जो पूछ सकता है बस, ठीक है ना। तो ये तो डेटा पॉइंट्स हैं। तो लास्ट चैप्टर तो बस आप लास्ट के लिए रखना, मतलब चैप्टर 1 मैंने पहले भी जो लॉट बनवाया था, और चैप्टर 5 और चैप्टर 10, हाँ, इनको तो बिल्कुल रीड ओनली मोड पर रखना लास्ट के लिए। बट हाँ, जो उससे पहले 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 ये लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बस डन, फॉर्मूले के फर्रे बन गए, ठीक है चलो। बट सही हो गया, क्लियर कहानी खत्म, हाँ डन।